कि मैं यहाँ मंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, मैं किसान के रूप में आया हूँ, क्योंकि मैं भी खेती खुद देखता हूँ, सब प्रयोग करता हूँ और मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे 17 डॉक्टरेट और डीलिट मिली हुई है और महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट मुझे मिली है। और इसलिए मैं आपको नई नई बात जो है वो बताऊंगा और जिसको लगता है वो जरूर हमारे क्षेत्र में उसको देखने के लिए आए, ताकि प्रगति और विकास में हम एक में एक साथ पकड़कर अगर हम आगे जाएंगे तो परिस्थितियों पर मात करके हम यशस्वी हो सकते हैं। हमारे शिवराज जी ने मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में तो बहुत अच्छा काम किया है, पर मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री थे और लगातार 3 बार कृषि विकास में देश में पहले नंबर पर रहने का सम्मान मध्य प्रदेश को मिला और उस समय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे और इसलिए इस क्षेत्र में उनके कार्य को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। बहनों और भाइयों, हमको अगर प्रगति और विकास करनी है तो भूतकाल में हम कैसे हैं, इसका वर्तमान काल में इसलिए अध्ययन करना आवश्यक है कि उसके आधार पर हम भविष्य की नीति बना सकते हैं। आज हमारे देश में अगर देश को विकास को अगर हम गिनने की कोशिश करेंगे तो उसको हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, सकल उत्पादन देश का। और हमारे देश में जो सकल उत्पादन है वो हमारे सर्विस सेक्टर से 55% आता है जीडीपी के लिए, इंडस्ट्री का 27% है और हमारे कृषि क्षेत्र का जो हमारा उत्पादन है वो पशुधन से 5%, हमारे एग्रीकल्चर जो उत्पादन है गेहूं चावल जो क्रॉप इकोनॉमी जिसको कहते हैं वो 10%, फिशरी से 1.5% और जंगल से फॉरेस्ट से 1.5%, ऐसा 18% आता है। अब है देखिए कि गांधी जी एक समय कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है, पर धीरे धीरे गांधी जी ने कही हुई बात उस समय के सरकारों ने नहीं सुनी और परिणाम ये हुआ कि बड़े प्रमाण पर गांव की आबादी शहर के तरफ चली गई। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इनकी आबादी बहुत बढ़ गई और गांव के लड़के रोजगार के लिए शहर की तरफ जाने लगे। बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। यह खुशी से नहीं हुआ है, यह मजबूरी से हुआ है। गांव में जाने के लिए अच्छे रोड चाहिए, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी चाहिए, गांव में किसानों के फसल के सही दाम चाहिए, गांव में उद्योग चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज चाहिए, मनोरंजन के साधन चाहिए। और जब यह बातें उस जिस प्रमाण में विकसित होनी चाहिए वो नहीं हुई, क्योंकि इकोनॉमी जो ग्रोथ होनी चाहिए एग्रो इकोनॉमी की, उसमें कुछ अड़चने आई और जिसके कारण पर कैपिटा इनकम जो है वो भी जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। आप एक बात समझ लीजिए कि आपके गांव में कपड़े का दुकान, किराने का दुकान, रेस्टोरेंट कब चलेगा? जब यहाँ गांव के लोगों के हाथ में पैसा आएगा। ये गांव के किसान हैं, उनके हाथ में जब प्रॉफिट से पैसा आएगा तो खर्चा करने की उनकी ताकत यानी परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ेगी और हाथ में पैसा आएगा तो कपड़े का दुकान चलने वाला है। किसान के हाथ में पैसा आएगा तो रेस्टोरेंट चलने वाला है, पर किसान के पास पैसा ही नहीं आएगा तो ये धंधा कैसे चलेगा? और इसलिए आने वाले समय में
हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे अच्छे निर्णय किए। वो निर्णय के परिणाम भी मिलना शुरू हुआ है, पर ये सब करने में हमें और समय चाहिए काम करने के लिए। शिवराज जी भी लगातार ये काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए समृद्ध संपन्न भारत, जो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्त रहेगा, ऐसा समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान बनाना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है। और ये संकल्प अगर पूरा करना है तो हमें गांवों को समृद्ध बनाना होगा, किसानों को आर्थिक दृष्टि से ताकतवान बनाना होगा। और ये बनाने के लिए जो जो प्रयोग कुछ करने चाहिए, उसमें से कुछ बातें मैं आपके विचारार्थ रखने वाला हूं। अब दुनिया बदल चुकी है। सबसे पहली बात है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ये एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में आया है। आप मेरी बात को गौर से सुनिए ताकि थोड़ा विषय टेक्निकल है, आप समझ पाओगे। मेरे खेत में भी एआई लगा हुआ है। एआई का मतलब होता है एक वेदर स्टेशन है, जमीन में मॉइस्चर कितना है उसका एक यंत्र है, और अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मेरे खेत का पिक्चर निकालती है और मेरे मोबाइल पर भेजती है और मुझे बताती है कि 8 दिन के बाद आपके गन्ने पर कौन सा रोग आने वाला है, अब पानी की कितनी ज़रूरत है, आपको यहाँ कौन सा खाद का भी उपयोग करना चाहिए, किसकी डिफिशिएंसी है, इफिशिएंसी कमी है, और ये सब बातें वहाँ से मार्गदर्शन होती है। अब मैंने हमारे यहाँ 1000 किसानों को हमने चुना है और हमारे यहाँ बारामती विज्ञान केंद्र का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर हमने विदर्भ में ये प्रयोग संतरा उत्पादक किसानों के लिए तैयार किया है। पहले संतरे की एसओपी तैयार की, गन्ने की एसओपी तैयार की, तुअर की एसओपी तैयार की, और उसका जो पूरा प्रोग्राम है वो फिट किया गया। अब उसके आधार पर हमको रिपोर्ट मिलता है। इसके कारण 50% पानी की बचत होती है, खर्चे में भी 40 से 50% बचत होती है और उत्पादन दुगना होता है। मेरे खेत में प्याज हुआ तो 980 ग्राम का एक प्याज हुआ ऑर्गेनिक, और बैंगन जो हुआ वो 1 किलो 800 ग्राम का बैंगन हुआ। सोशल मीडिया पे उसके फोटो आए। शिवराज जी भी मुझे, और केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था। और इसका कारण यही है कि हमें आज विशेष रूप से टेक्नोलॉजी को, तंत्रज्ञान को अपनाना होगा। यह तंत्रज्ञान क्या है? थोड़ा अंग्रेजी का उल्लेख कर रहा हूं, इसलिए मुझे माफ करिए, क्योंकि उसके पैरेलल शब्द मराठी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ये सबसे बड़ी ताकत है, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरी जो फिलॉसफी है, जो किसानों के लिए बिल्कुल उपयोगी है, कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं पिछले 9 साल से टॉयलेट का पानी बेच रहा हूं। जो आप शौचालय में पानी डालते हैं ना, वो मैं बेच रहा हूं, और हमारे कारपोरेशन को 350 करोड़ रुपए साल के मिल रहे। कितने? 350 करोड़ रुपए।
ये पूरा पानी कोराड़ी और खापरखेड़ा, आप जब भोपाल से नागपुर आते हो तो नागपुर में एंट्री करते हो तो दो पावर प्लांट लगते कोराड़ी और खापरखेड़ा, उसको पूरा पानी हम रिसाइकलिंग करके देते हैं। फिर ये भी हमने कचरे को सैग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को अलग किया और जो ऑर्गेनिक कचरा था वो बायोडाइजेस्टर में डाला है और उसमें से मीथेन निकलता है और मीथेन से सीएनजी, बायो सीएनजी या हाइड्रोजन निकलता है। अभी मैं आपके प्रदर्शन में गया था, उनने मुझे हाइड्रोजन के ऊपर ड्रोन चलने वाली बात बताई। शिवराज जी मेरे घर पर आए हैं, मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। ये जापानी वर्ड है और मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। आगे जो जमाना आएगा कोयले का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट्रोल डीजल की, गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य का फ्यूल अगर कोई होगा तो हाइड्रोजन होगा। आपके घर में आप पानी डाल दो, पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन गैस जैसा जलेगा। कार चलेगी, बस चलेगी, ट्रक चलेगी। मैं 10 रूट पर अब हाइड्रोजन की ट्रक और बसेस चला रहा हूं और 3 महीने पहले मैंने टाटा के 3 ट्रक लॉन्च किए, जिसमें 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर एक था और 2 आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालकर चल रहा था। यानी इसका मतलब जो है कि दुनिया बदल रही है और इसलिए हमारे पास जो अभी जो चावल होता है, तो चावल से हमारे दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में, हरियाणा के मंत्री यहाँ आए हैं, ये परली बोलते, परली, राइस स्ट्रॉ। आपका अभी मैंने हेलीकॉप्टर से देखा कि गेहूं निकालने के बाद खेत जला दिया था। ये मत करिए। अभी हमने परली जो जलती है, जैसे परली है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इन सब बातों को हम बायोडाइजेस्टर में डालकर हम गैस बना रहे। 4000 प्लांट देश में आ रहे हैं। बजाज सुपर स्कूटर सुनिए ना आपने, वो बजाज की स्कूटर मैंने लॉन्च की पुणे में 1 साल पहले। वो ये जो सीएनजी पे चलती है, जो आप बनाओगे उस पे चलती है। 1 किलोमीटर पेट्रोल से चलने के लिए 2 रुपये 40 पैसा खर्चा आता है और किसान का ये सीएनजी तैयार होगा, इसके ऊपर 1 रुपया आएगा। और इसलिए आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम गेहूं, चावल, संतरा, मौसम्बी, टमाटर तो करें, मक्का लगाए, पर इसमें एक स्थिति है। वो स्थिति ऐसी है कि अब हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं। मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, शक्कर का भाव, चीनी का भाव ब्राज़ील तय करता है, तेल का भाव मलेशिया तय करता है और अब ग्लोबल इकोनॉमी में भाव तय करना हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हमारी सरकार, शिवराज जी, बार बार सरकार का करोड़ों रुपए का घाटा भी होता है तो भी एमएसपी पे आधार पर आपके तरफ से खरीदते हैं। पर यह स्थिति हमको बदलना है और ये बदलने के लिए पहला काम अगर कोई करना है तो हमारा किसान अन्नदाता है ही, पर अब हमारा किसान ऊर्जादाता बना है। हमारे शिवराज जी के विदिशा लोकसभा क्षेत्र में जितनी ऊर्जा लगती है, करीब मुझे पता नहीं, पर हम लोग अभी 380 मेगावाट ऊर्जा, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं उद्योगपति भी नहीं हूँ, मैं एक शेयर होल्डर हूँ। हमने सब किसानों ने मिलकर पावर तैयार करते हैं 380 मेगावाट ग्रीन पावर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान हमारा ऊर्जादाता बन गया। फिर 2004 में, तब से मैं पीछे पड़ा हूँ कि हमारा किसान ईंधनदाता बने। अभी हम ब्रोकन राइस से, मक्के से, बाम्बू से, ये हमारी परली से, सब प्रकार के बायोमास से ये हम लोग अभी इथेनॉल बना रहे हैं। और ये जो हरियाणा के मंत्री आए हैं,
इनके पानीपत में इंडियन ऑयल का एक बड़ा प्रोजेक्ट डाला है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहाँ जो परली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता था, उस परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। और उसके साथ 150 टन बायोबिटुमिन हर दिन तैयार हो रहा है। देखो, मैं आपको कोई ऐसी हवा की बात बताने वाला नेता नहीं हूँ। मैं जो जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो करता हूँ वही बोलता हूँ। इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि स्पाइस जेट का और विस्तारा का हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर हमने चलाकर देहरादून से दिल्ली लाया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि किसान अन्नदाता बन गया, ईंधन दाता बन गया, ऊर्जा दाता बन गया। अब हवाई ईंधन दाता बना है। अब इतना ही नहीं, तो भारत सरकार की CSIR करके बहुत बड़ी संस्था है, उसकी डायरेक्टर और उसके साथ सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन फरीदाबाद में उन्होंने प्रयोग किया। मैंने उनका बहुत सपोर्ट किया और बायोमास से डांबर बनाया, बिटुमिन बनाया। अब हमारे देश में 110 लाख टन डांबर लगता है और हमारे रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है। 60 लाख टन डांबर हम इंपोर्ट करते हैं। अब ईरान के वॉर के कारण डांबर का भाव 40% बढ़ गया, पर अब हमारा किसान डांबर दाता भी बन गया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 23 लोगों को पेटेंट बेचा है। और आपके मध्य प्रदेश से जब जबलपुर से आप नागपुर आओगे तो मनसर करके गांव लगता है नागपुर के पहले, वहाँ NHAI ने 1 किलोमीटर रोड ये किसानों ने तैयार किए हुए डांबर पर बनाया है। वो 100% सक्सेसफुल हुआ है। तो ये गेहूं का गवांडा है, राइस हस है, कॉटन स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ है, बगास है, इससे डांबर बन सकता है। तो किसान अब डांबर दाता बना है और आगे हाइड्रोजन दाता भी बना है। हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आज हम 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं कि विदेशों से हम लोग पेट्रोल, डीजल और गैस को आयात कर रहे हैं। और आज अगर ये 22 लाख में से 10 लाख करोड़ अगर किसानों के जेब में जाएंगे तो किसानों के लड़कों को, युवाओं को कितने रोजगार मिलेंगे, गांव का कितना विकास होगा, आप सोचिए। मेरे पास गाड़ी है टोयोटा कंपनी की इनोवा, शिवराज जी को पता है, मैं वही गाड़ी में चलाता हूँ। बुलेट प्रूफ गाड़ी मुझे मिली है क्योंकि मैं Z+ में बैठता नहीं उसमें। मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और हाइड्रोजन की गाड़ी यूज करता हूँ। 100% इथेनॉल, और वो गाड़ी चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज निकाला जाएगा तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अभी ट्रैक्टर बन रहा है। मैंने सब ट्रैक्टर कंपनी वालों को, शिवराज जी के साथ भी उनकी बात हुई, मैंने उनको बुलाया कि हमारे यूरो 6 से नाम लग रहे थे। उन्होंने कहा साहब हमको मुदत दो। मैंने कहा एक कंडीशन पे देता हूं कि इलेक्ट्रिक पर चलने वाला, हाइड्रोजन पर चलने वाला, CNG और इथेनॉल ऐसे फ्लेक्स इंजन पर चलने वाला तुम ट्रैक्टर तैयार करो। एक ट्रैक्टर के पीछे किसान की 1 लाख रुपए की बचत होगी, 1 लाख रुपए बचेगा। और मेरे पास है, अब आ जाओ देखने के लिए, नागपुर नजदीक है यहाँ से। इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, पर अड़चन ये 1.5 घंटा चलता है। और वो ट्रैक्टर में मैंने मेरे घर मकान पर सोलर लगाया है, तो ट्रैक्टर चलाने का खर्चा 0 हो गया। और वो मेरे पास दूसरा अभी ट्रैक्टर आ रहा है, वो इथेनॉल और CNG पे चलेगा। सब ट्रैक्टर कंपनियों ने, मुझे महिंद्रा ने बनाया CNG पर, मर्सी फर्गुसन ने बनाया, और अब मैं जल्दी ही
इस ट्रैक्टर की शुरुआत करूंगा तो मेरे 1 से 1.5 लाख रुपए बचेंगे। अभी ट्रक हाइड्रोजन पे आ रही है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे आए। मैंने पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जब लॉन्च की थी तो पत्रकार मुझे पूछते थे कि ये गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब पड़ी किसी की बंद पड़ी? अभी 80% ग्रोथ है। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी आ रहे हैं। ट्रैक्टर भी आने वाला है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। और अब किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता जब बनेगा तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। और इंपोर्ट जब कम हो जाएगा तो ये पैसा किसानों के घर में, उनके जेब में जाएगा और गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे। ये हमारी सरकार ने शुरुआत की है। पर एक बात जरूर है कि आउट ऑफ बॉक्स अगर कोई बात बताई जाती है तो लोग समझने के लिए बहुत समय लगाते हैं, उनका विश्वास नहीं बैठता। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में एक हाईवे बनाया था तो 9 घंटे लगते थे। तो मैंने कहा 2 घंटे में होगा। तो अखबार वालों ने मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखा कि ये मंत्री कुछ भी बोलते हैं। अब रोड बन गया, 2 घंटे में हुआ। अभी परसों, कल 14 तारीख कल की है, कल दिल्ली से देहरादून हाईवे का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी कर रहे। वो हाईवे 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में। 2 घंटे में। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, पहले 8 घंटे लगते थे। ऐसे 40 एक्सप्रेस हाईवे बन रहे। अब मुझे कोई पूछता नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार भाइयों को कहता हूं कि मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और एक भी बात नहीं हुई मेरी कही हुई पूरी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना तुम मेरे नाम पर, चिंता मत करना। पर ये वक्त कभी नहीं आएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस देश के किसानों का भविष्य हमको बदलना है, टेक्नोलॉजी का अपनाना है, हमारे ड्रोन से स्प्रेइंग करना है। ये ड्रोन दीदी की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। मेरे यहां ड्रोन है। 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे यूरिया और 4 बोरे मिश्र खत लगते थे। पर ये इसके बाद 1 फीट तक होने तक ये ड्रोन का उपयोग, नैनो यूरिया और इसका उपयोग नहीं होता। अभी शिवराज जी के मंत्री विभाग ने जिसका टेस्टिंग करके जिनको सर्टिफाई किया है, वो नैनो यूरिया और मिश्र खत में यूज करता हूं। जहां 4 बोरे यूरिया और 4 बोरे मिश्र खत लगते थे, वहां केवल 2 बॉटल नैनो यूरिया, 2 बॉटल मिश्र खत की बॉटल, इसमें काम जम गया। हम जब यूरिया और मिश्र खत फेंक देते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% क्रॉप को जाता है। पर जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है। बहनों और भाइयों, अब ऑर्गेनिक और जैविक खेती की बात हो रही है, जीवामृत की बात हो रही है। मेरा एक प्रयोग है, मेरे एक साइंटिस्ट ने बताया, जो बाल निकलते हैं ना अपने, तो मैं 4 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूं और बालों से एमिनो एसिड बनाता हूं, प्लांट बूस्टर। 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और तिरुपति से बाल लाता हूं। एक बार स्प्रेइंग करो, एकदम ऐसा प्लांट बदल जाता है। अब हम जीवामृत की बात कर रहे हैं, हम लोग ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, हम नैनो यूरिया, नैनो मिश्र खत की बात कर रहे हैं। अभी तो बेल्जियम से एक कंपनी आई थी मेरे पास, उन्होंने वर्ल्ड में 3 प्रोजेक्ट डाले हैं। जो गंदा पानी है उससे वो डीएपी बना रहे हैं। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, हार्वेस्टर आ रहे हैं और आने वाले समय में फ्यूल में भी बदलाव आ रहा है। इन सब बातों के कारण, इसका उपयोग करने के कारण हमारा उत्पादन खर्चा कम होगा, उत्पादन दुगना होगा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगी।
दो चीज़ें मैं आपको और तीन चीज़ें थोड़ी कहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 15,000 किसानों ने आत्महत्या की विदर्भ में। क्योंकि कॉटन प्राइस मैकेनिज्म अड़चने आई, कर्जा बढ़ गया, बेचारों ने आत्महत्या की। और मैंने ये तय किया कि मैं इसी के लिए काम करूँगा। आपको ताज्जुब होगा, मैं रोड वगैरह कोई बनाता नहीं ज़्यादा, मेरा सब काम खेती में ही चलता है और वो पता नहीं है लोगों को। तो दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने जो काम किया उस संस्था को 25 साल पूरे हुए, और 18 मई को हमारे फिल्म एक्टर जो है आमिर खान और नाना पाटेकर जी आ रहे हैं। आपके यहाँ अगर हम NHI से फुकट में तालाब बना के देते हैं, पानी जैसे आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो पानी जमीन में डिपॉजिट करिए। मेरे यहाँ 3 कुएं, 1 घंटा पानी मई में मिलता था। 7.5 हाउस पावर के 3 पंप है, अब 8 घंटे पानी मिलता है। पूरा 60 एकड़ इरिगेशन हुआ, 100% इरिगेशन। शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, पर जहाँ सिंचाई का पानी नहीं जा सकता वहाँ वाटर कंजर्वेशन से हमको पानी मिल सकता है। दूसरी बात डेयरी, और इसमें भी आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी बात हुई है। हमारे यहाँ 3 प्रोजेक्ट शुरुआत हुए कि 1952 में हमारे गुजरात के गिर जात की गाय ब्राज़ील में गई थी। वो 60 लीटर दूध देती है, और उसका जो बुल सांड तैयार हुआ, उसका सीमेंस निकालकर भारत के देशी गाय के नस्ल को दिया, तो जो गोरी हुई वो 12 लीटर दूध देने लगी। और अब टेक्नोलॉजी बदली है, बेटी बचाओ अभियान जैसा, वैसी जरूरत नहीं है गोरी बचाओ। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई है एम्ब्रियो ट्रांसफर। आपको बोलो ना टेस्ट ट्यूब बेबी, तो आप 100% गोरी ही होगी, और जो गोरी होगी, जिस बूल का सीमेंस हमने उपयोग में लाया, उसकी माँ का जो दूध था उसके प्रोपोर्शन में उसका दूध 15 लीटर 20 लीटर आएगा। तो हम दूध के कारण हम किसानों की गरीबी दूर कर सकते हैं। हमने मदर डेयरी लाई। अब विदर्भ में नागपुर में 1000 करोड़ का बड़ा प्लांट डाला है। 6 लाख लीटर दूध हमारे यहाँ होता है, और हमारे महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में 90 लाख लीटर होता है एक जिले में। तो दूध के तरफ ध्यान दीजिए। और दूसरा जो है फिश, ब्लू इकोनॉमी, ये पूरा एक्सपोर्ट होता है। अगर किसान का उत्पादन बढ़ाना है तो उसके पूरक उद्योगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पड़ेंगे, IQF, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, इसका निर्माण करना होगा। सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। नहीं तो जब मार्केट में उत्पादन ज़्यादा होता है तो भाव गिर जाते हैं, और जब भाव बढ़ जाते हैं तो माल बेचने के लिए किसान के पास नहीं होता। बहनों और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको यह टेक्नोलॉजी की जानकारी मिले, आपका उत्पादन बढ़े, आपका प्रॉफिट बढ़े, हमारा किसान सुखी समृद्ध संपन्न बने। इसी भाव से हमारे कृषि मंत्री जी ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप प्रयोग करके देखिए, जानकारियों को, नॉलेज को इकट्ठा करिए, और आपके अनुभव पर आप आगे जाइए। हमें देश के GDP में कम से कम 30% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जब हम करेंगे, तो कोई गांव से कोई किसान का बेटा शहर की तरफ नहीं भागेगा। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। और इसके लिए ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी, उत्पादन खर्चा कम हो, उत्पादन बढ़े, इसकी जानकारी आप सबको मिले। इसके लिए शिवराज जी ने इस भव्य आयोजन किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये जो आयोजन है ये आपके भविष्य को बदलने वाला है। इसीलिए ये जो कृषि साक्षरता, AI इन एग्रीकल्चर, ये कृषि साक्षरता, आधुनिक कृषि साक्षरता, ये जानकारी आपको यही मिलेगी। और कभी होगा तो मैं भी इसके लिए आपको मदद करूंगा। ये सब काम मैं भी हमारे क्षेत्र में करता हूं।
और सब बातों को आपको देखने के लिए मिलेगा। शिवराज जी ने कुछ बातें मुझे रखी है। नर्मदापुरम जिले में स्थित जो हमारा ब्रिज है उसके सौंदर्यीकरण के बारे में मैं उसको मंजूरी देता हूँ और काम करने की सूचना अधिकारियों को देता है। रायसेन के पूर्वी बाईपास के लिए उन्होंने मांग की है। मैं डीपीआर बनाने के आदेश देता हूँ, पर एक ही मेरी प्रार्थना है कि इसकी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट केवल मध्य प्रदेश सरकार से आप दिलाइए, बाकी रोड मैं बना दूंगा, इसके भी पूरा कर दूंगा। ये NH 45 पर सुल्तानपुर जंक्शन में वहाँ कुछ 4 लेन का रोड आता है, उसमें से राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजिए। मैं इसमें भी जो मदद कर सकता हूँ ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी भी बातें हमारे यहाँ के मंत्री विधायकों ने मुझे पत्र दिए हैं, सब मैंने साथ में लिए हैं। निश्चित रूप से उनके कामों को करने की मैं कोशिश करूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में आगे है।